नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी का स्वागत कर लेते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, ये आसिम मुनीर के मन में क्या है? क्या करके या करा के मानेगा? क्योंकि जिस तरह की मीटिंग सीटिंग वो कर रहा है, जिस तरह की तैयारियां कर रहा है, उससे एक मैसेज ये जा रहा है, परसेप्शन ये बन रहा है कि वो भारत से उलझना चाहता है, पंगा लेना चाहता है। और इसकी कई वजहें हैं। पीओजेके में जो हाल करके रखा है, बलूचिस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, पख्तूनख्वा में तो खैर लंबे समय से चल रहा है, वहाँ अफगानिस्तान से ये लोग निपट रहे हैं। लेकिन क्या लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो पुरानी टैक्टिस है पाकिस्तान की, ये उसी रास्ते पर फिर से बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो कितना बड़ा रिस्क उठाने की दिशा में बढ़ रहा है ये? सर कहीं न कहीं पे तो उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए वो अब रिस्क बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस सिचुएशन में ये लोग फँसे हुए हैं, पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन पहले देखी नहीं है कि आपके 4 में से 5 सूबों के अंदर आग लगी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर तो वो इंडिपेंडेंस और ये सब चीज़ें बोलते हैं, भई 85% हमारे पास जगह है, भाग जाओ यहाँ से। हमारा बलूचिस्तान अभी खाली करो। उनकी गैस वहाँ से बंद कर रहे हैं। वो मतलब वो तो एकदम अलग ही गेम चल रही है वहाँ पर। पीओजेके में क्या है सर, देखिए 2-3 चीज़ें आपको मैं बताऊँ, वहाँ पर एक एक ट्राइब है। मैं 1 सेकंड आपको नाम बताता हूँ ये ट्राइब का, मेरे दिमाग से निकल गया। एक ट्राइब है जिसको सुदान ट्राइब बोलते हैं सर। ठीक है सर, सुदान ट्राइब है, वो आती है पीओजेके पंजाब के बॉर्डर के तरफ से। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जरनैल उसी ट्राइब ने दिए हैं। तो ये हरामी तो बहुत होते हैं, बट तो सबसे ज़्यादा जर्नैल तो उसी टाइप से आए हैं। और जो रिक्रूटमेंट होती है पाकिस्तानी इसकी, ये पीओजेके और पंजाब के बॉर्डर की तरफ में काफ़ी ज़्यादा होती है सर। तो जिस जगहों के अंदर आज अगर आप रावलाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर को एक मैप में लगाएँगे, तो आपको दिखेगा मीरपुर पड़ता है जम्मू के सामने, ठीक है जी? उसके बाद आपका रावलाकोट आता है, फिर मुज़फ़्फ़राबाद सबसे ऊपर आता है। तो एक लाइन बनती है ऐसे करके, इट्स एक एक ना कर्व के अंदर लाइन बनती है, जो हमारा जो पीओजेके है, उसका पाकिस्तान के साथ जो आईबी है, उसके ऊपर ये पड़ते हैं शहर। और ये 3 शहर जो एक ऐसे हैं, जहाँ से अंदर आप सड़कें लेके जाते हो, वो बड़े इम्पोर्टेंट से शहर हैं, तो इन्होंने काफ़ी वहाँ पर आर्मी के लोग बसा रखे हैं उधर पे। उधर पे प्रो आर्मी का काफ़ी वो रखते हैं, अपना थोड़ा नज़रिया रखते हैं कि भई प्रो पाकिस्तान नज़रिया वहाँ पर रहे। वहाँ पर थोड़ी फैसिलिटीज़ भी लोगों को दी हैं और ये सब चीज़ें करी हैं। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। दूसरा सर, इधर पे इन लोगों ने फौजियों को ज़मीन-वमीन भी दे रखी है, जो ये प्लॉट प्लूट होते हैं, जो अफ़सर नहीं बनते, जो छोटे रैंक के होते हैं, उनको प्लॉट प्लूट जो देना होता है, वो उधर पे दे देते हैं वो, कि उधर जाओ आप, उधर पे घर-वर बनाओ अपना। क्योंकि इनको क्या है कि एक बार ये हमारा फौजी अफ़सर है, तो वो वो अगर आपका उसने सर्विस-वर्विस कर ली अपनी, उसके बाद वो वहाँ पर जाके रहेगा, तो फ़ौज फ़ौज के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। तो एक कहीं न कहीं वो फौजी वो चीज़ डालता रहेगा सोसाइटी के अंदर। ये एक बहुत बड़ी एक टैक्टिक्स है पाकिस्तान की। ये सारा कुछ उल्टा पड़ रहा है सर, क्योंकि जो ये फौजियों को उन्होंने वहाँ पर बिठाया था, वो भी रो रहे हैं साथ में। तो ये तो है नहीं कि भैया वो जो हैं जितने फौजी हैं इनके वो साथ में खड़े हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो भी नहीं है। वो भी प्रोटेस्ट में ही है। तो ये एक बड़ा विचित्र सा सीन है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसी सिचुएशन में आके खड़े होंगे जहाँ पर जिन लोगों को हमने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ रखा था, अब वही हमारे पे चढ़ेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाती है। जी। दूसरी चीज़ सर क्या है कि ये जो अब इसको कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो करना होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये लोग जाते थे पहले अफ़गानिस्तान में, ज़रा 3-4 जगह पे बॉम्ब-वॉम्ब फेंक दिए, F-16 उड़ाए, अपने 3-4 जगह में बॉम्ब-वॉम्ब फेंके और वापस आ गए। तो उससे क्या होता था, थोड़ा-सा गुस्सा-वुस्सा ठंडा हो जाता था। अब पिछली बारी इन्होंने ट्राई करके देखा, अभी जब ये इनके अटैक हुआ था बलूचिस्तान में, और जहाँ पर इनके पुलिस वाले 9-10 पुलिस वाले एक जगह पे, 17 पुलिस वाले एक जगह में, जो बोलते हैं 42-48 लोग इनके 2-3 दिन में गए थे, तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने अटैक करा वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। लेकिन वो जो पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन आता है कि भैया वो देखो जी हमारी फ़ौज ने ठोक दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया।
वो आया नहीं इस बारी। तो ये भी देख रहे हैं यार ये क्या हुआ? इस बारी तो रिएक्शन भी नहीं आया, कम आया रिएक्शन। तो कहीं न कहीं उनके भी दिमाग में कुछ न कुछ अभी चल रहा है कि यार कहीं पे डाइवर्शन हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नो ऐसी जगह ना हो जाए कि हम आपस में ठुक जाएँ बिना लड़े। अब इसमें क्या होगा सर, वो कहीं न कहीं बैलेंसिंग करेंगे कि यार कौन-सी चीज़ करके हमको क्या इसका रिएक्शन मिलेगा। अगर भारत में पहलगाम या पुलवामा जैसी कोई हमला होता है तो फिर ऑब्वियसली ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा उसका। अब वो ये देखेंगे कि किस स्थिति पे जाके कुछ अगर छोटा-सा होता है, कुछ ऐसा होता है भारत के अंदर जहाँ पर हम कुछ कर सकें, कुछ दिखा सकें, तो वो फिर इतना रिएक्शन ना आए। इनका वो जगह है कि कहाँ पर देखो रिएक्शन ना आए पूरा। क्योंकि ये चीज़ इनको बाकी देश भी बोल रहे हो बेवकूफ, अभी इंडिया से कोई बेवकूफ़ी मत करना तुम। बिकॉज़ तुम्हारे जो जवान-शवान हैं, जो तुम्हारे जहाज-वहाज हैं, वो हमको चाहिए मिडल ईस्ट के अंदर। यहाँ पर साली और आग लगी हुई है। तो ये भी इनको बोला जा रहा होगा मिडल ईस्ट से कि यार ना करो अभी, डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ। उनको पता है आप डेस्परेट हो, थोड़ा बात-बूत करो, पैसे-पूसे खिलाओ, खत्म करो उसको। तो ये बात करने भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पीओजे के लीडर से कि साहब अच्छा ठंडे हो जाओ, हम पैसे दे देते हैं, ये करते हैं। हुआ क्या है सर, इस बारी पीओजे की जो लीडरशिप है, नॉर्मली वो पैसे-वैसे लेके ठंडे हो जाते हैं। ठीक है? वो थोड़ा-सा इधर-उधर 1-2 डिस्काउंट ये माँगते हैं एंड थोड़ा-सा डिस्काउंट-विस्काउंट माँगा, उसके बाद ये माँगा, वो माँगा, थोड़े से पैसे जेब में चले गए, तो फिर उसके बाद अच्छा जी हम हमारी मुज़ाकरत हुई है, हम ये पता नहीं क्या-क्या करके उर्दू में एक हाँ। आधा स्टेटमेंट देके फिर बैठ जाते थे। इस बारी क्या हुआ है सर, लोग मरे हैं, बच्चियों का रेप हुआ है, लोग मरे हैं, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, खाना-पीने का वहाँ पर चीज़ें कम हो रही हैं। अब क्या हुआ है, वो ज़मीन पे पहुँच गया है सर। देखिए, एक चीज़ को बोलते हैं ना कि रबर बैंड को इतना मत खींचो कि जब वो टूटे तो दोनों हाथ में ही आपके लगे। तो इन्होंने वो खींच-खींच के इतना खींच दिया है कि अब इनको पता है वो टूटा नहीं है। बट वो इस जगह पे है कि भई अगर इधर से छोड़ूँगा तो इधर लगेगा, इधर से छोड़ूँगा तो इधर लगेगा और ऐसे पकड़ के रखूँगा तो टूट जाएगा। तो अभी इसको धीरे-धीरे करके ये प्रेशर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रेशर वापस करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो हाथ अंदर आने चाहिए प्रेशर वापस के लिए, वो भी रोक रखे हैं। तो इनके पास ऑप्शंस बड़े कम हैं सर। तो बड़ा डेंजरस सा टाइम है। अब एक उनका हारिस अली करके एक टेररिस्ट है, उसने बोला कि भई 2026 में पक्का भारत पे हमला होगा, ये होगा। तो उसने ऑलरेडी एक टेररिस्ट है, उसने तो बोल ही दिया है। अब देखते हैं सर। क्या ये भारत से उलझने की स्थिति में है? हिम्मत है इतनी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की यादें ये चाहे सार्वजनिक तौर पर दुनिया भर में वॉशिंगटन में बैठ कर के चाहे जो कहते रहें, लेकिन इनको पता है ना कि ठीक से पिटाई हुई थी। सर पता सबको है, लेकिन आपने पब्लिक को नहीं बेचा ना वो। जैसे हमको तो पता है कि भई 1962 में हमारे साथ क्या हुआ था। ऑपरेशन पवन में श्रीलंका में हमारे साथ क्या हुआ था, हमको बड़ा क्लियरली पता है। हमारे सैनिक जब श्रीलंका गए थे, वहाँ पर कटे वो पूरी तरह से। गलती थी वो। प्लानिंग की गलती थी, लीडरशिप की गलती थी। वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था हमको। भेजना ही गलत था। ठीक है जी। तो हमको पता है कि गलती थी और उसमें हमारा बहुत लॉस हुआ है। उसके अंदर लोगों ने सीखा भी काफ़ी है, क्योंकि वहाँ से बाहर निकले और सीधा कश्मीर गए लोग। तो इन लोगों को पता था कि अच्छा भई बिल्ट अप एरियाज़ के अंदर कैसे लड़ाई करनी है, पॉपुलेशन के साथ कैसे लड़ाई करनी है, ये कैसे करना है आपको। तो वहाँ से थोड़ी सीख-सूख भी मिली थी। इन्होंने बताया नहीं है सर लोगों को। तो अभी अगर बताएँगे लोगों को कि यार हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हम ठुके हैं बड़ी बुरी तरह से, ये भारत मारेगा बहुत हमको, तो पंगे हो जाएँगे, तो आपकी औकात उतरेगी। तो तभी मैं बोल रहा हूँ ये कोई सेफ स्पॉट ढूँढ रहे हैं, जहाँ पर कुछ हो भी जाए, कुछ ना भी हो, कहीं एक बीच का बंदर कहीं पे कुछ मिल जाए इनको। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लड़ाई-लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, सिंपल। उसके बीच में कुछ नहीं होता। या तो तुम पीओजे पे फायरिंग शुरू कर दो, कि भैया अच्छा चलो ठीक है हमने पीओजे के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और ओह जी देखो भारत हम पे हमला कर रहा है, तो ये वो कर कुरा के। या तो कुछ ऐसा शुरू होगा जो पहले अभी जो सीज़ फायर चल रही है वो बंद हो जाएगी और पीओजे पे फिर से वो धमाल-धुमूल होता है जो वो जो एलओसी है उसके ऊपर जो बमबारी होती थी पहले ज़माने में वो फिर से शुरू हो जाएगी।
ये एक चीज़ सेफ है, उनके लिए कर सकते हैं। इनको ज़्यादा उसके अंदर फ्रंटल और ये सब चीज़ें नहीं करनी। दूसरा सर, एक जो जब आप युद्ध में जाते हैं तो एक कॉस्ट होता है उस युद्ध का। वो युद्ध का कॉस्ट आप लेके चलते हो कि यार इतना मेरे को डैमेज होगा। क्योंकि दूसरा भी तो शांत नहीं बैठेगा ना सर, दूसरा भी तो कुछ करेगा। तो वो जो एक कॉस्ट ऑफ डैमेज होता है, वो कितना और लेना है इन्होंने, वो देखना है। क्योंकि सर देखिए इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी वही है ईरान की तरह। आप ईरान को देखो, मार-मार के उनका भुर्ता बना रखा है। ठीक है, बट फिर भी कहते हैं हम जीत रहे हैं। वही आप जीत नहीं रहे, लेकिन आप हारे भी नहीं हो, वो मैं मानता हूँ। पर अगर आप कहते हैं कि आपने अमेरिका को हरा दिया और भगा दिया, नहीं। तो इनमें क्या है सर, वो बड़ी किताब में लिखा है ना कि अगर एक भी बचे तो जीत होगी आपकी। तो वो जीत तो ये दिखा देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको ये देख देख रहे होंगे कि यार अगला हो क्या सकता है? क्या रिएक्शन आ सकता है? किसी एक छोटे एक्शन के ऊपर क्या रिएक्शन आ सकता है? अगर हम सर क्रीक के अंदर कुछ करते हैं, तो क्या भारत पूरा फ्रंट खोलेगा कि वहीं पे लड़ेगा? जिस तरह से कारगिल में किया था। अगर ऐसा कुछ करते हैं सर क्रीक और किसी और जगह के अंदर, क्या भारत पूरी तरह लड़ेगा कि वहीं पर ही रखेगा? तो ये अभी वो मेरे ख्याल से थोड़ी-सी बोलते हैं ना कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि इसको ये प्रेशर कहीं न कहीं से हटाना होगा सर, उसके बिना ये रह नहीं पाएगा। ये जो प्रेशर इसने अपने ऊपर डाला है, इसको रिलीव करने के बिना इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आदि जी, बलूचिस्तान में तो ये जो दुष्प्रचार करते रहते हैं कि भारत ये सब करा रहा है। बलूचिस्तान में तो बताते हैं कि अमेरिका करा रहा है ताकि चीन को वहां से दफा किया जा सके। सर इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी बोलते हैं कतर करा रहा है, कभी बोलता है यूएई करा रहा है, कभी बोलता है इंडिया करा रहा है, कभी बोलते हैं अमेरिका करा रहा है। देखिए सर ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, अमेरिका का कहीं न कहीं एक एक अ, एक अगर इंटरेस्ट रहेगा, आई मीन मैं शब्द ढूँढ रहा था, एक एक अगर इंटरेस्ट क्या रहेगा कि चाइना जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी मात लगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, पाकिस्तानी इतने ये जर्नैल-वर्नैल इतने पागल हैं, ये लोग मान भी जाएँगे, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। अब 2-3 चीज़ें मैं इसके बारे में, आपने ये चाइना का एंगल पूछ ही लिया है, तो मैं बता देता हूँ, बट बलूचिस्तान से थोड़ा-सा बाहर निकल के बताता हूँ, थोड़ा आप कनेक्ट कर पाएँगे। सर बलूचिस्तान ही चाइना का जो इंटरेस्ट है वो बलूचिस्तान में ही नहीं है, वो और भी जगहों के अंदर है। एक रेलवे लाइन जाती है सर, कराची से रोहरी होते हुए, कराची से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे सिंध में, तो एक जगह आती है रोहरी, करीब 500 किलोमीटर है वहाँ से। रोहरी एक ऐसी जगह है सर जहाँ पर रेलवे लाइन बाइफरकेट करती है। तो एक जाती है नॉर्थ लाहौर, इस्लामाबाद की तरफ, मुल्तान, लाहौर, सरगोधा इस तरफ जाती है वो। एक लाइन जाती है वेस्ट की तरफ, वो जाती है क्वेटा। एक लाइन साउथ जाती है जो कराची जाती है, और एक लाइन जाती है पेशावर की तरफ। ये इनका बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है रोहरी। कुछ महीने पहले एक खबर आई थी कि चाइनीज़ ने बोला था ये रोहरी से कराची को डबल लाइन और ये सब चीज़ें करना था। उन्होंने बोला साहब हम नहीं कर सकते यार, हमारे पास अभी पैसे-पूसे हैं नहीं, हम बाद में देखेंगे इसको। तो पाकिस्तानी भागते हुए गए, इन्होंने अमेरिकन्स को बोला कि साहब आपको ज़रा ये सब चाहिए ना, आपको वो मिनरल-विनरल चाहिए, हमको ज़रा 1 आधा बिलियन दे दो, हम ये रोहरी की ना ये लाइन बना देते हैं। चाइनीज़ नहीं माँग रहे, आप हमको दे दो, हम लाइन बना देंगे, उसके बाद आपको मिनरल्स-विनरल्स जो भी चाहिए, तो क्वेटा से लाइन आएगी रोहरी के ऊपर, रोहरी की लाइन आएगी नीचे कराची तक, कराची से आप जो भी चाहिए हमसे ले जाना। जाते-जाते बस 20 पैसे 100 में से हमको दे देना, बस कुछ नहीं है। तो इनका ये एक एक धंधा था। बाकी सब कुछ हम करेंगे, यस सर, यस सर। अब हुआ क्या है सर, ये जो रोहरी तक लाइन है, ये एक्चुअली जानी थी कराची से पेशावर तक। इसको ML1 प्रोजेक्ट बोलते हैं। चाइनीज़ ने मना कर दिया, बोला भैया हम नहीं कर रहे ये, और ये मैं आपको बताऊँ सर CPEC का एक बैकबोन था ये। तो अगर ग्वादर बोलते हैं ना क्राउन ज्वेल था, ये एक और था। अगर ग्वादर किसी का नेकलेस था, तो ये कान के झुमके थे। इतना सही बड़ा है। एक प्रोजेक्ट था, $6-8 बिलियन का। चाइना ने मना कर दिया, साहब मैं नहीं कर सकता।
जाओ यहाँ से, जो करना है करो, तुम देखो अपने आप। तो ये वापस भागते हुए गए अमेरिकन्स के पास कि भाई हमको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहीं से थोड़े पैसे-वैसे दे दो, हम ये लाइन भी बना देंगे पूरी अपनी, आप ये कर देंगे। अमेरिकन्स थोड़ी देंगे, अमेरिकन्स को तो साउथ वाला वो चाहिए, रोरी के उधर वाला चाहिए, ऊपर क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। एक और प्रोजेक्ट है सर, नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है एक। $5 बिलियन का प्रोजेक्ट था सर, 2002-3 में इन्होंने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से, और 2018 में वो कंप्लीट हुआ। वो आपका ये जो किशनगंगा रिवर है, जिसको ये नीलम बोलते हैं, तिथवाल का जो एरिया है, उसके बस तिथवाल से नॉर्थ में ना एक बेंड सा आता है, जब रिवर ऐसे करके आती है, भारत की तरफ से ऐसे आती है और ऐसे होते हुए ऊपर घूमती है, फिर ऐसे करके नीचे आती है मुज़फ्फराबाद की तरफ। ठीक है जी? सो तिथवाल के बेंड के ऊपर इन्होंने एक डैम बनाया एंड वहाँ पर मतलब डैम-शैम बनाया और एक टनल बनाया कि भई ऐसे कहाँ घूम के जाएगी, हम यहाँ से सीधा मुज़फ्फरनगर पानी भेज देते हैं। तो कोई 28 या 29 किलोमीटर का डैम है वहाँ पर एक। अब हुआ ऐसा कि सर, ये जितने लोग थे जो ऐसे वो बेंड पे थे, आप देखते हैं ना पहाड़ों में सर ज़्यादातर पानी के साथ में रहते हैं लोग, वो सारे सूख गए, यहाँ से डैम इधर जा रहा था। अब वो डैम टूट गया है। डैम क्या, उसका जो टनल था वो टूट गया पूरा, ठीक है? और 969 मेगावाट्स का इनका पावर प्रोजेक्ट था वहाँ पर। वो भी गया, टनल भी गया, $5 बिलियन कचरे के डिब्बे के अंदर है इस टाइम पे। और बोला ये जा रहा है अभी ये स 26 है कि अगर आज काम शुरू करें तो 28 में जाके खत्म होगा वो। इतना बड़ा डैमेज है। तो चाइना वैसे भी सर इस समय पर चाइना को दिख रहा है ये कि कर क्या रहे हैं ये साले, फिर जाके अमेरिका में बैठ गए हैं। तो चाइना कहीं न कहीं थोड़ा पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो नाक कटेगी बहुत बुरी तरह से, बट वो आगे भी नहीं आएगा। तो ये आपको दिखता है ये होता हुआ। अब अमेरिकन्स के इंटरेस्ट के अंदर है ये कि भई चाइना का जो सीपीईसी है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये जितना एक एक जबरदस्त सा फेलियर दिखे और पाकिस्तान में अगर जबरदस्त सा फेलियर दिखे तो क्या पंगा है उसके अंदर। बाकी सर देखिए, जो अमेरिका का एक पुराना प्लान है, क्या है मुझे नहीं पता, वो कर्नल रॉल्फ पीटर्स का एक मैप है, जहाँ उन्होंने रीऑर्गनाइज़ेशन करा है पूरे मिडल ईस्ट का। जहाँ पर ये इज़राइल का थोड़ा एक्सपेंशन है, सऊदी अरेबिया का मैप चेंज है, ईरान का मैप चेंज है, इसका मैप चेंज है, उसका मैप चेंज है, हर देश का वहाँ पर मैप चेंज हुआ है। उसके अंदर बलूचिस्तान अलग दिखाते हैं वो। तो अमेरिकन्स का जो सीआईए है, उनको भी पता है यार बलोच इनका थोड़ा है नहीं। तो ये जितना मर्ज़ी यूज़ करें पाकिस्तान को सर, लेकिन देखिए ऐसा होता है जब आप किसी को यूज़ करते हो किसी चीज़ के लिए, आपको उसकी खुशहाली का तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया मैं तेरे को इतने पैसे दूँगा, तू मेरे लिए ये कर देना। उसके बाद मुझे बताइए, आप घर बना रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर चाहे आधी रात को अपने घर से निकले साइकिल से, पूरी रात साइकिल चला के आपके घर में पहुँचे, ठीक है? शाम को काम खत्म करके फिर जाए, 2 घंटे रात को सोए, फिर साइकिल करके वापस आए, आपको नहीं फ़र्क पड़ता। आप बोलते हो साहब तू कॉन्ट्रैक्टर है, तेरे को मैंने पैसे दिए हैं, तू ये काम कर। तो अमेरिकन्स को नहीं फ़र्क पड़ता, इसमें पाकिस्तान का क्या होता है? अब पाकिस्तान में जो एंटी अमेरिकनिज़्म है सर, वो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ओसामा बिन लादेन के रेड के बाद बहुत ही ज़्यादा है। तो एक वो अमेरिका का तो आ ही जाता है ना सर। वो देखो अमेरिका वाले करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक तरफ दोस्ती करते हैं जाके अमेरिका के साथ, एक तरफ ये भी काम करते हैं ये। तो इनका कोई वो नहीं है सर। अभी 2 हफ्ते पहले वो इनका जो नजम सेठी क्या है, वो कह रहा था भाई कतर देता है बलोचों को पैसे, कतर देता है। तो क्या बोलें सर इनका? ये तो कुछ भी बोलते हैं। वापस अगर पीओजेके में जाएं तो जो कुछ वहां चल रहा है, रावलकोट वाला मार्च उन्होंने स्थगित किया, पता नहीं किन परिस्थितियों में किया है, लेकिन कुछ सूचनाएं आ रही थी कि जैश लश्कर उनकी मदद ले रही है पाकिस्तानी सेना, कि इनकी रैलियों में कुछ धमाके समाके करवाए जाएं। देखिए सर, ये तो करेंगे ये लोग, क्योंकि अब पाकिस्तानी आर्मी मारेगी तो खबर बनती है ना। बट अगर एक सिविलियन कपड़ों में कोई बंदा मारता है, ठीक है? वो क्या नाम है, पठानी सूट या कुछ पहना हुआ उसने, कुर्ता पजामा, सलवार कमीज जो भी पहनते हैं ये लोग, उसमें कोई बंदा-वंदा मारता है तो फिर वो देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है जी?
उसके बाद एक जैश वाले बंदे को उठा के या लश्कर वाले बंदे को उठाएंगे, देखो जी ये देखो इंडिया का एजेंट है ये वो कर करा के। अभी एक्चुअली एक बंदा पकड़ा गया इनका पाकिस्तानियों का, ये कोई लश्कर वश्कर ही था जो जाके प्रोटेस्ट वालों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा था। वहां पर हिंदुस्तानी पैसे रखने वाला था, जो फेक करेंसी है कुछ जो भी है, बेसिकली गांधी के नोट लगा के आने वाला था। तो अभी वो रेड लगाते तो इनके गांधी के नोट निकलते तो बोलते देखो जी इंडिया करा रहा है ये वो। तो वो इनका प्लान था। देखिए सर, इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास ऑप्शन नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए एक टाइम होता है जब जो फौजी होता है ना सर, वो उतना ही कर सकता है। उसके आगे फिर वो अगर आप उसको करने को बोलो तो फिर वो फिर फौज के उसमें आएगा वो। अब रोकने को ये प्रोटेस्ट 2 दिन में रोक सकते हैं। अगर फौजी लगाएँ वहाँ पर और जो फौज करती है वो करे, तो 2 दिन में ठंडा हो जाएगा। मैं यही चीज़ मणिपुर के बारे में भी बोलता हूँ। आप फौज को खुला हाथ दे दो कि बेटा जो करना है कर, ये ठंडा कर दे यहाँ पर। अब 2 दिन में ठंडा कर देंगे वो। बट बंदे मरेंगे खूब सारे फिर। ठीक है? तो ये चीज़ पाकिस्तान भी को भी पता है और वो भी डरते हैं कि यार साला इससे ज़्यादा हो गया तो और पंगे हो जाएँगे हमारे को। हमको यहाँ पर बंदे यहाँ से भी रिक्रूट करने हैं, हमको इंडिया के अगेंस्ट में लड़ना है, ये सब करना है। तो ये अब ये जो आईसिस वाले हैं, ये लश्कर वाले हैं, ये जैश वाले हैं, ये तो आईएसआई के बंदे हैं सर। तो इनसे ही काम कराएँगे, ये गंदे बंदे जाके मारो भई, तुम जाके 2-4 बंदे मार दो अंदर। उसके बाद जाके तुम एक काम करो, एक धमाका कर दो, एक ये कर दो, एक वो कर दो। तो खौफ बनाएँगे। खौफ से क्या होगा सर, लोग जो घूमने-फिरने आते हैं, थोड़ा-सा इधर-उधर करने आते हैं, वो अंदर चले जाएँगे वापस, बोलेंगे नहीं यार जान क्यों गँवानी भैंस की, हैं? बाकी देखेंगे बाद में, अभी तो ये तो साले जान लेने पे आ गए हैं। तो वो भी एक एक एंगल रहता है। तो कहीं न कहीं खौफ फैलाने का काम ये करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एक इनके निर्वासित नेता हैं अल्ताफ हुसैन, हुँ। उनका बयान आया है और गंभीर सवाल खड़े किए हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर। उन्होंने कहा कश्मीर में लोग विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं, बलूचिस्तान में लोग शवों के साथ धरना दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं, भारत ने परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। तो पाकिस्तान इस समय गंभीर संकटों और समस्याओं से जूझ रहा है। ये जो भारत की पनडुब्बियां हैं, इनकी नाले किस तरफ हैं आदिल जी? आप किस एरिया की बात कर रहे हैं सर? बड़ा स्पेसिफिक थोड़ा। जो अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि 12 पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी भारत ने। सर अब ये नहीं, मैं किस एरिया क्यों पूछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान नहीं मानता सर। पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान चाइना मानता है जब वो भारत से बात करता है, भारत के बारे में बात करता है। तो तभी मैं पूछ रहा हूँ किस एरिया की है, ठीक है जी? तो आप जभी भी पाकिस्तान का रेफरेंस देंगे और पाकिस्तान का इंडिया के साथ करेंगे तो अपने अपने साथ ना चाइना को खड़ा कर देते हैं। बोलते हैं, "ओ नहीं, नहीं देखो चाइना कर रहा है ये।" बिकॉज़ उनको पता है अकेला तो मारे जाएँगे ये। देखिए सर, क्या अब ये जो न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ, सबमरीन्स होती हैं, इनका काम क्या होता है सर? इनका काम होता है साइलेंटली पानी के अंदर रहना, अ, प्रैक्टिस करते रहते हैं अपने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, और देखते रहते हैं यहाँ पर सर्वेलेंस करने का बहुत इनके पास इक्विपमेंट होती है। तो हाँ सर, पाकिस्तान के पास एक आधी खड़ी होगी, वो बोलना बड़ा मुश्किल है कहाँ पर, क्योंकि सबमरीन का पूरा काम ही होता है कि पानी के अंदर रहे वो, बाहर ना निकले, और न्यूक्लियर सबमरीन है ये। तो न्यूक्लियर सबमरीन में तो सर आप महीनों तक, अब देखिए सबमरीन के अंदर आप क्या आप जानते हैं ओंकार जी, जो सबसे वीक चीज़ होती है सबमरीन में क्या होती है सर? सबसे वीक चीज़ जो होती है वो इंसान होता है सर। क्योंकि 12-14 दिन के बाद आपको बाहर निकलना ही पड़ता है, आपको सूरज देखना पड़ता है जाके। नहीं तो बंदों की दिमाग खराब हो जाना शुरू हो जाता है। 28 दिन से ज़्यादा लोग रहते नहीं है सबमरीन के अंदर वहाँ पर। और ये बड़ा मतलब ट्रेनिंग-वेनिंग करने के बाद लोग 28 दिन जाते हैं अंदर। सर एक ही ट्यूब में रहना, दिमाग घूम जाता है। तो इनकी जो डिप्लॉयमेंट होती है सर वो सीक्रेट होती है। कहाँ बाहर निकलते हैं, कहाँ क्या करते हैं वो सब सीक्रेट होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी फ़नी है। मैं तभी पूछ रहा था रीज़न, क्योंकि पाकिस्तान को आज रियलाइज़ हुआ कि यार ये साले 12 बॉम्ब लेके घूम रहे हैं।
सर ये तो आए हुए हमने रिपोर्ट करा, हमने इसके ऊपर शो करे महीना हो गया सर ये तो। तो ये किस जगह पे बैठे रहते हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कौन-सी दुनिया में रहते हैं ये लोग? 1 महीने के बाद याद आया, और बाय द वे इनके ऑफिशियल थिंक टैंक्स की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नहीं, 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 ये देखो इंडिया क्या कर रहा है, ये तो बैलेंस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सर देखिए, इनको वही लगता है ना कि भई पुराने ज़माने वाली बैटल है, अब 65-71 में जो चीज़ें हुई थी, तो वही अब दोबारा होंगी। इंडिया के पास कुछ बना-बुना है नहीं। इन्होंने तो देखो रफ़ाल हमने उड़ा दिए इनके। तो अब वही है सर, ये कहीं न कहीं ये ऐसी है, अब कहाँ जाओगे? क्या करोगे? अब अल्ताफ हुसैन का बोलने का मतलब पता है क्या है सर? देखिए अल्ताफ हुसैन जैसे जो लोग हैं ना सर, ये पाकिस्तान के अंदर आपको आटे चने दाल के भाव में मिलेंगे। जिनकी जेब में पैसा डालो, जो मर्ज़ी बोलेगा उसके बाद। आज वो ये बोल रहा है, जी देखो 12 पनडुब्बियाँ घूम रही हैं, 12 बम घूम रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलेगा वो। कल को कुछ और बोलेगा वो, उसको वो नहीं है सो मैं इनके कमेंटेटर्स की बात तो सीरियसली लेता नहीं सर। बट एक चीज़ पाकिस्तान को कहीं न कहीं आई थिंक समझ में आ रही है कि जो कन्वेंशनल कैपेसिटी थी पाकिस्तान की, डिटरेंस बना के रखने की भारत के ऊपर, इसका मतलब क्या कि सर भारत हमला नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तान की जो वायुसेना है, जो नौसेना है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और भारत को एक मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। वो जो एक डिटरेंस का गैप था कि भई भारत अगर 100 मारेगा तो ये 10-15 मारेंगे, लेकिन भारत को 10-15 से ही दर्द होगा। अब भारत 100 नहीं सर, भारत 1000 मारेगा और ये 10-15 पे नहीं है, ये क चलिए 20-25 पे आ गए हैं। तो जो गैप है वो इतना बड़ा हो गया है, तो हर चीज़ इनको एक चीज़ दिखती है कि भई अगर आप सबमरीन डाल दो, ये रोते हैं। आप जहाज मँगा लो, ये रोते हैं। तो इनको हर चीज़ अभी एक बर्डन दिखता है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, एक जो पावर बैलेंस होता है सर, पाकिस्तान की जो इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर थी उसके और उसको इस्तेमाल करके उसने एक पावर बैलेंस क्रिएट करा हुआ था क्योंकि आपके पास जो मिलिट्री की सामान था वो ज़्यादा था। बट आपके अंदर इतने छेद थे पाकिस्तानी एलिमेंट्स की वजह से तो आप कुछ डिसाइसिव कर नहीं पाते थे। आज वो टूट रहा है। इनको 12 पनडुब्बियों से फ़र्क नहीं पड़ता सर, 12 बम से फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये पता चलता है कि भई जो हमारा नेटवर्क था वो खत्म हो गया है। हम लोग वो यूज़ नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमको करना है। तो आपको यही दिखेगा सर, एक किसी को बुलवाएँगे भई, तू ये बोल दे, एक कुछ और बोलेगा, एक कुछ और बोलेगा, एक कुछ और बोलेगा, एक कुछ और बोलेगा। ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की बात है, देखो जी भारत ने एटमी असासे हमारे ऊपर पॉइंट करके रखे हैं, अब हम क्या करेंगे? आसिम मुनीर को अब बटन दबाना ही होगा। अब ये भी बोल रहे हैं लोग। तो कई थोड़े सीरियस बातें करते हैं, कई तो बावले हो जाते हैं सर, इनको समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। इनका अब क्या बोलें सर? अब अगर इनको लगता है हमको 12 न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए हैं अपने सबमरीन्स के ऊपर रख रख के पाकिस्तान को थ्रेटन करने के लिए, तो फिर सर और क्या बोले इस लोगों को? दिस इज़ नॉट पाकिस्तान। ये आपकी एक जो कैपेसिटी है, एक एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एक जो आपका मैच्योरिटी है, एक न्यूक्लियर मैच्योरिटी एक की चीज़ होती है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल कर सकते हो। ये नहीं कि है लेकिन मैं छू नहीं सकता यार, मुझे खुद को डर लगता है साला कुछ टेढ़ा-मेढ़ा हो गया तो मैं ही फट जाऊँगा। आपके पास पूरी कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डी एन्कोडेड है, आप उसको उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, उसको हैक नहीं कर सकते। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, किस तरह कौन हैंडल करेगा, आपके बेस्ट कमांडर्स उस सबमरीन को हैंडल कर रहे हैं, वो आपको पता है वो कहाँ जा रही है, किस मिशन से जा रही है, क्या कर रहा है। ये एक मैच्योरिटी लेवल बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की। सही है। आप वो डिस्प्ले कर रहे हो, पाकिस्तान को नहीं, आप दुनिया को डिस्प्ले कर रहे हो। अब पाकिस्तान को ये हमेशा लगता है कि भई इंडिया पाकिस्तान वही जगह पे फँसा हुआ है, जहाँ पर हम 80s, 90s और 2000s के अंदर थे। हमने वो जगह छोड़ दी है, हम वहाँ पर भी मतलब छोड़ नहीं दी है बट वहाँ पर भी हैं, लेकिन हमारा जो गेम है अभी वो बड़ा है। बट ये सर उनको नहीं समझ में आता कि उनको लगता है अभी इंडिया तो अपना ही है, क्या इंडिया? वो जो ग्रोथ पैरिटी है, जो एक एक डिफरेंशिएशन बना है दोनों देशों के बीच में, उनके दिमाग में वो घुसा नहीं है। उनको अंदाजा नहीं है कि 12 पनडुब्बियां अगर तैनात हुई हैं तो वो किन किन को संदेश और संकेत देने के लिए तैनात की गई हैं। सर देखिए वो 4000 किलोमीटर से मार सकती हैं, ठीक है? 4 से 5000 किलोमीटर से।
तो अगर इनको लगता है कि अरेबियन सी में घूम रही हैं वो, तो पागल हैं ये साले। अगर मुझे पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक करनी है, मैं बे ऑफ बंगाल से अपनी मिसाइल चलाऊँगा, वो पूरा भारत पूरा ऊपर उड़ते हुए जाएगी और टक करके पाकिस्तान में किसी भी कोने में लगेगी। वो अफ्रीका को उससे फायर कर सकती है, सीधा पाकिस्तान को जाके लगेगी, तो इनके पास कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है उसको ट्रैक करने की। ये अपने पानी से 100 150 किलोमीटर दूर नहीं देख सकते सर, बाकी तो छोड़ दो। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद।